सभापति पहले महोदय, कर दीजिए। आज सदन के अंदर मांग संख्या 16 आबकारी और मांग संख्या 26 चिकित्सा पर बहस हो रही है। जिस माहौल में बहस हो रही है, मैं लंबा समय इसलिए नहीं लूँगा कि आज का जो राजनीतिक वातावरण बना है, कुछ लोग उल्लास और उत्सव में शामिल होना चाहते हैं, कुछ लोग अपने गम को गलत करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे बात करूं इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, इस सदन की बड़ी सुदृढ़ परंपराएं रहे हैं, नियम रहे हैं। सदन का सत्र जब चलता हो तो कोई भी नीतिगत घोषणा सदन चलते हुए सदन के बाहर नहीं की जा सकती। इसमें अध्यक्षीय फैसले हैं, मैं लंबा समय इसलिए नहीं लूँगा, मैं सिर्फ फैसला आपके सामने टेबल कर दूंगा। 10 दिसंबर 1959 का फैसला है, सतीश चंद्र जी अग्रवाल ने इस संबंध में मामला उठाया। फिर 30 दिसंबर 1979 में मानिक चंद जी सुराणा ने उठाया। फिर 22 सितंबर 1977 को परशुराम जी मदेरणा ने उठाया। ये मैंने इसलिए मामला कहा मंत्री महोदय कि आपने आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2022-23 एवं 23-24 में अपने पत्र क्रमांक वित्त आप 2020 में 7 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मैंने जब से सदन आहूत हुआ है, इस सदन में जो भी आपकी टेबल हुई है, यहाँ आपका नोटिफिकेशन टेबल हुए हैं, उन सबको पढ़ने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। और उसमें आपने बड़े नीतिगत फैसले कर लिए। आपने शराब की गारंटी धरोहर राशि का फैसला कर लिया। आपने उसके अंदर प्राप्त अधिकतम बीड की राशि का फैसला कर लिया। मैं समझता हूँ ये सदन की परंपराओं का, सदन का अपमान है, अध्यक्षीय निर्णयों का अपमान है। मैं सभापति महोदय आप पर ही छोड़ता हूं कि आप इसमें क्या निर्णय करते हैं। सभापति महोदय, जब सरकार बनी थी तब आपने मद्य संयम नीति लागू करने की बात की और पूर्ववर्ती सरकार पर आपने यह कहकर आरोप लगाया था कि पूर्ववर्ती सरकार में शराब की दुकानें बहुत खोली गई। मंत्री महोदय, अब आप बताएं, अभी आपने जो कंपोजिट के नाम पर, कंपोजिट दुकान के नाम पर जो राजस्थान में 1000 शराब की दुकानें थी, आपने बढ़ाकर 7666 यानी 6666 दुकानें खोल डाली। मैं समझता हूं इससे बुरी कोई बात और नहीं हो सकती। यह शराब के विक्रय को बढ़ावा देना है। मैं ये मानता हूं आबकारी एक्साइज रेवेन्यू एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। आपने इस वर्ष 1500 करोड़ का रखा है, 15000 करोड़ का रखा है। पिछली बार आपका 13250 करोड़ का था। पर मैं समझता हूं कि आप अगर इस प्रकार एक साथ इस राजस्थान के अंदर शराब की दुकानें बढ़ाएंगे तो फिर किस मुंह से आप मद्य संयम नीति की बात कर रहे हैं? इतने ऐसी मत आपको नहीं होना चाहिए। और आपने दूसरा बड़ा काम किया। पहले सभापति महोदय आप तो साक्षी रहे, कुछ ही परिवारों की सल्तनत थी, पूरे राजस्थान के जितने भी शराब का व्यवसाय था उनके कब्जे में था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को, एक नई योजना लेकर आए, एकल दुकान लॉटरी सिस्टम से आवंटित करने की। आपने अचानक बदल दी। आपने बदलकर ई टेंडरिंग ऑक्शन नीति लागू करी। मैं समझता हूं यह आपने जो 2021-22 से आपने नई नीति लेकर आए, आपका जो आबकारी राजस्व था, जो आपका रेवेन्यू था 13250 करोड़ में, मेरे पास 1 जनवरी तक के आंकड़े हैं, 8748 करोड़ आपको मिला है। और इससे पहले जब आप एकल दुकान में, जिसमें हजारों बेरोजगार अपनी किस्मत को आजमाते थे, जिसकी दुकान खुलती थी वो उस व्यवसाय से जुड़ता था। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 30,000 रुपये उस समय सभापति महोदय एक आवेदन पत्र का शुल्क था। और उसके अनुसार सिर्फ आवेदन पत्र के शुल्क पर 2019-20 में 4,25,000 राजस्थान सरकार को पैसा मिला, 1050 करोड़ रुपए सिर्फ आवेदन शुल्क पर, एप्लीकेशन शुल्क की बात कर रहा हूं। 2020-21 में 3,50,000 लोगों ने अप्लाई किया और 800 करोड़ का मिला। आप नई नीति लेकर आए, आपको क्या मिला? उस समय जो लॉटरी सिस्टम से दुकान थी, लाखों लोग अप्लाई करते थे, दुकान के लिए कोशिश करते थे, आपके 12,000 आवेदन आए, आपको 75 करोड़ का मात्र राजस्व मिला। मैं समझता हूं पिछले दरवाजे से आप किसकी मदद करना चाहते हैं, क्यों मदद करना चाहते हैं? प्रसादी लाल जी, माननीय मंत्री महोदय, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आपको 4 बार ई बिड को बढ़ाना पड़ा,
क्योंकि आपके पास पर्याप्त रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और मैं निवेदन करूं, मैं उस बात को लंबी नहीं करूंगा, पर ये आबकारी नीति, ये आबकारी बंदोबस्त जो आपने अब लेकर आए हैं इन दो वर्षों में, 2021, 22, 21, 22, 23 का रही है, किसका फायदा करने के लिए लेकर आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आपने सब शराब व्यवसायियों को कह दिया RML दारू, मैं समझता हूं अरशद मंत्री जी आप मेरे को कलेक्ट करेंगे, राजस्थान मेड लिकर, ये लिकर कौन बनाता है? 2 इंडस्ट्री, एक तो है RN प्रोडक्ट और एक है NV डिस्टिलरी। आपने ठेके इस नीति के अंदर लिख के दे दिया कि 30% आपको RML मदिरा बेचनी पड़ेगी। कौन है इसके मालिक? मैं समझता हूं ये RN प्रोडक्ट और NV डिस्टिलरी, ये रुचिर पारिक जी का अपने, अगर उनकी रुचि के अनुसार नीतियां बनाएंगे, बंद करो सभा मंत्री महोदय, ये जोधपुर खेलना बंद करो आप। और मैं निवेदन करूं, आपकी आबकारी नीति बिंदु संख्या 3.10.4, आपके अधिकारियों को कह देना गलत हो तो मुझे बता दें आप। आपने RML शराब बनाने वाली निजी डिस्टिलरी की बोटलिंग में जो पहले 6 रुपए थी उसको 5 रुपए कर दिया। क्यों जी? इसने मांग की आपसे। और आपने कितना फायदा कर दिया? क्योंकि इस सारे खेल में सिर्फ 2 इंडस्ट्री है। आपने, मेरा आरोप है, 35 करोड़ का फायदा पहुंचा दिया आपने। और दूसरी आपकी नीति आपकी 3.10.2, ये आपकी नीति मैंने पढ़ी है। RML और देसी शराब में 10 रुपया पेटी बढ़ा दी। RML में जो बनाने वाला एक ही है प्रतिपक्ष का नेता, इसलिए 30 रुपये बढ़ा दी। 100 करोड़ का फायदा। क्यों? आप अपने इस राजस्व एकत्रित करना है कि राजस्थान की जनता को आप एक तरफ एक दारू RML की दारू पिलाने के लिए मजबूर कर रहे हो और दूसरी तरफ पिछले दरवाजे से उनकी मदद कर रहे हो। और ये आपकी आबकारी नीति का बिंदु संख्या 10, ये गंगानगर शुगर मिल को आप जानते हो मंत्री महोदय, गंगानगर जिले के अंदर जितना गन्ना उत्पादक किसान करता है उसका गन्ना भी खरीदती है। और ये 1956 से लगातार लाभ में है। इसके पास देसी शराब का खरीदने का सिंगल होलसेल एकाधिकार था। अब आप किसको दे रहे हो? RSBCL, क्योंकि RML खरीदनी है। ये सुखवीर जी का सुख अपने कहा, आपका कहां लेना देना इन सुखों से। और मैं निवेदन करूं, आपने एक नई बात और कर दी, RML दारू बनाओगे 3 स्प्रिट से। आप पिछले, मैं जो बात कर रहा हूं आप मेरे को उत्तर दे देना, जब से यह सरकार आई है ये ENA स्प्रिट राजस्थान में NV डिस्टिलरी के अलावा किसी ने सप्लाई किया तो मुझे बताओ। मतलब आप पूरी नीतियां बदल रहे हो। इसको कहते हैं संस्थागत भ्रष्टाचार। और आपने अब क्या रखा है? RML के अंदर जो स्ट्रेंथ है 25 UP की, वो स्ट्रेंथ अंग्रेजी शराब की है। RML की एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि संयाब है कतवाल तो फिर दड़का है का, जिसको फायदा पहुंचाना तो पूरा पहुंचाए, उसमें 200 रुपए प्रति LPL और अंग्रेजी की 260, यानी सभापति महोदय 412 करोड़ का फटका। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास वो आंकड़े कितनी शराब बेची गई। और अब आप MSC योजना लेकर आए, बजट में कराए ना, बजट पैरा 170 में आपने कहा कि जो 31 मार्च 2014 तक समस्त बकाया प्रकरणों में मूलधन में छूट देंगे। और उसके बाद आपने कह दिया कि ये जो 31 मार्च 2021 में तो आप प्रकरणों में ब्याज में 7% की छूट देंगे। क्यों? जिस ठेकेदार ने ठेका लिया, जमीन मॉर्गेज की उसने, अपनी सोलवेंसी है उसकी, बैंक गारंटी है, आप किसको फायदा पहुंचाने के लिए आपकी निगाह कहां है? और मैं अगर कहूं कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना तो अतिशोक्ति नहीं होगी। इसलिए सभापति महोदय, मैं सलाहकार 9 रत्नों में चमकता हुआ रतन, मैंने इनके चेहरे की फीका पड़ता चेहरा उस समय देखा। आप पुलिस हेडक्वार्टर पर गए, लिस्ट लेकर गए, ये 25-24 थाने हैं, ये थानों में थानेदार पुलिस हेडक्वार्टर लगातार ये स्मगलिंग करते हैं। मैं सही कर रहा हूं, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने पहली बार देखा है। तस्कर की शराब पकड़ो, चलो पकड़ो, और उसमें आधी वापिस तस्करों को बेच दो। ये खेल नहीं खेला, अभी भी चल रहा है। मैं समझता हूं इस पर देखना चाहिए, क्योंकि ये एक जालौर में धानोली गांव है, 7 वर्ष से उन्होंने शराबबंदी कर रखी है, पर 156 करोड़ का ठेका गया, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पर है। यह आपकी खुद के सिरोही में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव बोल रहा हूं मैं, 3000 की आबादी और 54 करोड़ का ठेका। और सभापति महोदय, मैं अब मेरी बात दूसरी तरफ ले जाऊंगा, पर आखिर में कहूंगा एक नवजीवन योजना
इसलिए बनाई गई थी कि अवैध शराब दुख्यांता क्या हुई आपका, मैं उसमें आपका एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए कुछ नहीं कहूंगा। मुझे आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने के लिए मैं आपका बिल्कुल आशिक हूं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जहरीली शराब पीते हैं, क्यों अंग्रेजी शराब पियो, अपना आप ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी समस्या का एक झटके में समाधान। मैं समझता हूं बहुत ठीक किया, पर कम से कम नवजीवन योजना, इस योजना में 1% आप टोटल एक्साइज राजस्व का आपको खर्च करना है, उसको तो कम से कम खर्च करने तो मैं समझता हूं अच्छा होगा। इसलिए सभापति महोदय, इन बातों के साथ मैं मंत्री महोदय उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो बातें मुझसे पहले बहुत लोगों ने कह दी। इस बार निश्चित तौर पर हम जब बात करते हैं 9 करोड़ 52 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, 5 मिनट में समाप्त करें, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस बात को यह कहने में संकोच नहीं करनी चाहिए वैक्सीनेशन आई कहां से। आपको प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। मैं उस बात को कहकर भी सनसनी फैलाना नहीं चाहता कि 1500 वेंटिलेटर, प्रधानमंत्री केयर के वेंटिलेटर खराब सिर्फ राजस्थान में देखे गए, पूरे हिंदुस्तान में वेंटिलेटर गए, और वो मंत्री महोदय के समधी के हॉस्पिटल में कैसे ठीक हो गए जी, किराए पर दिया था अपन ने। ये सारे अनुचित सवाल है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे खेल में कोरोना के अंदर बहुत से लोगों ने सेवाएं की। धरती के भगवान के 2 रूप हमने देखे सभापति महोदय। धरती के भगवान के चेहरे से उठता हुआ नकाब हमने देखा, प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट हमने देखी, पर ये नर्सिंग स्टाफ डटा रहा। मेरे यहाँ के एक चेयरमैन बीमार हो गए, कालकल्पित भी हो गए। सभापति महोदय, मैं पूरी ड्रेस पहनकर कहता रहा, डॉक्टर को पुकारता रहा। मैं 8.5 साल इस राज्य का मेडिकल मिनिस्टर रहा हूं, मेरे कहने से नहीं आया। 3 नर्सिंग कर्मी खड़े थे। इसलिए मंत्री महोदय, ये जो राजस्थान के ANM LHP जिनकी ग्रेड पे 2800 से 3600 है, अपना पद ना बदलना चाहते हैं। सिर्फ सीनियर हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर इस बंदे ने कर दिया, ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। वो ग्राम विकास अधिकारी जो लगाता है नेम प्लेट, छोटे से अक्षर में RR लिखता है। मैं चाहता हूं PR लिखा जाए, इसलिए आप इस काम को भी करें। और सभापति महोदय, मैं इस बात को लंबी नहीं कहूंगा, मुझे कहने को तो बहुत था, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि ये जो अभी रिपोर्ट आई है इंटरनल गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट एक्सचेंज, मेरे को 3 मिनट देते साहब। यूएनओ की ताजा रिपोर्ट, उसमें लिखा है सभापति महोदय कि जो औद्योगिकरण के शुरुआत से लेकर अब तक 125 वर्षों में वैश्विक तापमान 1.25% बढ़ गया। ऑक्सीजन की कमी पूरे वातावरण में हो गई। माउंट एवरेस्ट के ग्लेशियर पीछे पिघल गए। और मैं समझता हूं इस रिपोर्ट के में यह कहा गया साइनोबैक्टीरिया बढ़ेंगे, ये जहरीले हैं, और भारत, एशिया, यूरोप, अफ्रीका में अल्फा टॉक्सिन फैलेगा, ये कैंसर फैलाता है। आज जलवायु पॉल्यूशन, मैं समझता हूं, मैं एक निवेदन करके बात समाप्त करूंगा, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आज राजस्थान के अंदर जो NFS का 5th का जो सर्वे आया है, टोटल मौत में 61.6% लोग मरते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, हृदय रोग से जुड़ी हुई बीमारियां। और मैं समझता हूं कि अगर इसको रोकने की कोशिश नहीं की, और ठीक आप कैंसर वाली, तंबाकू वाली बात पर मैं क्यों उठाऊं, अलग अलग बात है। मेरे गांव में बहुत से लोग कहते हैं मैंने इतना तंबाकू किया। मैं एक बार स्वास्थ्य मंत्री था और एक माननीय मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत के साथ एक कार्यक्रम में था। वहां बात चली कि गुटखे से कई बीमारियां होती हैं। उन्होंने खड़ा होकर कहा, मैं जब गुटखा 1 क्विंटल से ज्यादा कई क्विंटल खा गया। मैं उस बात पर आपकी उस बुद्धिमत्ता के कोई नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा, ये 16 जिलों में, जिसमें मेरा जिला भी है, हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी पीते हैं। कितने बार यहाँ इस सदन के अंदर जालंधर फगवाड़ा के बाद मेन कैनाल के अंदर सीवरेज और ड्रेनेज का पानी डाला जाता है, वो पानी हम पीते हैं। मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें कहा गया कि इस पानी में मरकरी है, निकल है, क्रोमियम है, इनसे कैंसर फैलता है। एक सर्वदलीय हम साथ चलेंगे, रुकवाओ इसको आप। और मैं समझता हूं कि इसी प्रकार सभापति महोदय, आपके चोमू में या आपके जयपुर के पास, जोधपुर के पास, ये गंदा पानी से धड़ल्ले से सब्जियां पैदा की जाती है और इनमें हैवी मेटल्स हैं। ये हैवी मेटल्स इस सब्जी खाने वालों को हृदय रोग की तरफ ले जाते हैं, कैंसर की तरफ ले जाते हैं। मैं सिर्फ आपको सुझाव दूंगा, और इसके साथ मैं समझता हूं कम समय में ज्यादा अपने अनाज पैदा करना चाहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इसमें मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 600 करोड़ का राजस्थान ऑर्गेनिक मिशन चालू किया है। सबसे ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अगर फैलती है तो उसका जनक है
ये जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो धरती में जल्दी से जल्दी अनाज पैदा उसके कारण फैलती है, आपको इस मिशन के साथ जुड़कर लोगों को प्रेरित करना चाहिए। आप पीएसएम विंग को मजबूत करो, आप बीमारी से पहले बचाव की बात करो, अर्ली डिटेक्शन की आप व्यवस्था कराएं, आप प्रिवेंटिव ओपीडी चालू करो। आप योग की बात यूं ही नहीं आई, योग को आज स्कूल के साथ हम अब स्वास्थ्य के साथ जोड़ो। और अंत में मैं ये कहूंगा कि कम से कम आपको जो बजट मिलता है, ये मैं एनएचएम का ही लेकर आया हूं। क्या एनएचएम में आपको पैसा मिला 2020-21 में आपको पैसा मिला 5,013 लाख और आपने खर्च किया 3,318, 66%। और ये इमरजेंसी कोविड रिलीफ रिस्पांस प्लान में आपको पैसा मिला 629 करोड़ और आपने खर्च किया 313 करोड़। आपने इसी प्रकार 2021-22 में आपने खर्च किया, आपको पैसा मिला 4,358 लाख, आपने पैसा खर्च किया 21,2173, मतलब कितना 10% भी नहीं। इसको ठीक करो आप। मुझे कहने को तो बहुत था, राइट टू हेल्थ की बात करने वाली बात आपने बहुत झुंझुना बताया। अरे इन लुटेरों को, डॉक्टरों को आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नीचे तो ले आओ। हमसे जमीनें ले ली और अब लूटने का काम करते हैं। सभापति महोदय, आज न क्या जाने क्यों मुझे आपसे कुछ डर और खौफ लगता है। मेरी बातें कहना बड़ा चाहता हूं, पर अब ये जो बजट के अंदर आपने कहा था कि हम 2021-22 में 1,000 पीएचसी, अर्बन पीएचसी सब सेंटर को वेलनेस सेंटर करेंगे। इसका पीछे कंसेप्ट यही क्यों नहीं करते आप? आपको करना चाहिए। पैसा भारत सरकार का आपका है। अरे कि मोबाइल कैंसर यूनिट की घोषणा में मैं उसका स्वागत करता हूं, पर आपको ध्यान है एक बार राज्य में लास्ट एक आपको ध्यान है 21-22 के अंदर 22 एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स क्रिटिकल एम्बुलेंस दी थी आपने, एक चल रही है तो बताओ सिंगल। और अब आप ये और कर दोगे तो मानव संसाधन लगाओ। ये जो मुझसे पहले कई वक्ताओं ने कहा ना कि उपकरण डब्बे में बंद पड़े हैं, जब तक मानव संसाधन नहीं हो और आप उपकरण चाहे मत खरीदो तो उसको एनुअल रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट के साथ खरीदो। इसलिए मंत्री महोदय, कम से कम आपको मौका मिला है। एक अध्यक्ष महोदय, ये जो बाजरे को अब समझ में आया है, जब इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स मनाना चालू हुआ और यहाँ भी 100 करोड़ का राजस्थान मिलेट्स प्रमोशन मिशन किया। बाजरा खाने से डायबिटिक दूर, मेरे यहाँ होता है बाजरा खाना, हृदय रोग दूर। आप प्रमोट करो इनको और आप कम से कम आप ये रिकमेंड करो कि बाजरे को एमएसपी पर खरीदें ताकि बाजरा ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। इसलिए इतनी बात कहकर बहुत सी बातें कहने को थी, पर आज मैं कुछ आपकी उदासी देखता हूँ। मैं आपको पसंद करता हूँ और विशेष तौर पर उड़े हुए चेहरे, ये होता रहता है राजनीति में। इस घटना को आप इतने मन से मत लगाओ। और फिर जब हम उधर आएंगे, जो बातें रह गई और जो आपके खौफ से मैं कर नहीं पाया, अध्यक्ष महोदय मैं लिख के दे दूंगा। पर मैंने जो पहला बुनियादी सवाल खड़ा किया, ये क्या सदन को बाईपास करके इस प्रकार के नोटिफिकेशन जारी करके ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का जो करते आपने किया है, ये निंदनीय है। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।